हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डे 7 हो चुका है। फिजिकल एजुकेशन में इस साल कोई फेल नहीं होगा, क्योंकि हम फेल होने देंगे ही नहीं किसी को यार। बात करेंगे आज डे 7 में क्या है आज के इस दिन में खास आपके लिए। डे 7 आ चुका है, कम दिन है फिजिकल एजुकेशन की तैयारी के लिए। चिल्ड्रन वुमेन स्पोर्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, 7 नंबर का आने वाला है बोर्ड के पेपर में। आज के इस वीडियो में मतलब डे 7 में आपको बच्चों में 2 टॉपिक कराने वाला हूं। टॉपिक का नाम है एक्सरसाइज गाइडलाइंस बाय या WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप एंड वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। क्या क्या होते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन के, इस टॉपिक के बारे में आज का हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो रहने वाला है। टॉपिक अच्छे हैं ये दोनों के दोनों टॉपिक जो आज मैं कराने वाला हूं। ये सिर्फ रीड करके जाने लायक है, आपको इनको सिर्फ रीड करना है, मतलब एक बार समझ लेंगे। बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है ये वाले, और जो टॉपिक है बहुत ज्यादा कॉमन सेंस का है। आप बहुत जल्दी हेडिंग से ही अपने माइंड में इसके एक्सप्लेनेशन को माइंड में सेट कर सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है। और इसके अमेजिंग नोट्स के लिए आपको पता है आपको लिंक कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। हमारी ऐप पर जाइए और इसके बहुत अमेजिंग नोट्स आप ही का वेट कर रहे हैं। आप लोग देख देख के नोट्स लिखना चाहें वो भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, जैसा आपको सही लगे। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना और स्किप बिल्कुल मत करना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। और हम ऐसा ही कंटेंट लेकर आ रहे हैं आपके लिए आने वाले फिजिकल एग्जाम के दिनों तक। जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, ठीक है। सबसे पहले एक जर्नल पैराग्राफ के थ्रू बताया गया है हिस्ट्री फीमेल पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स की। कैसा कैसा रहा है एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आप लोग जानते हैं इस बारे में, अपने माइंड में फिट कर लेंगे फटाफट, ठीक है। ओके, फर्स्ट ओलंपिक्स हेल्ड इन 1896 इन एथेंस। पता है सभी को एथेंस में होता है फर्स्ट ओलंपिक, MCQ में आ सकता है, ठीक है। मार्क नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, वुमेन ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। लेकिन 1900 वाले ओलंपिक्स में, सेकंड ओलंपिक्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया था। 2008 ओलंपिक्स में 36 फीमेल एथलीट इंडिया से गई थी, ठीक है। उसके बाद 2000 ओलंपिक्स में कन्नम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में इंडिया की तरफ से। 2012 ओलंपिक्स में सानिया नेहवाल और दैट इज मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इंडिया के लिए, बहुत अच्छी बात है। देयर आर सो मैनी बिग वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया लाइक PT उषा, PV सिंधु, साक्षी मलिक, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। Therefore, over the past decades, women participation has increased at a rapid rate, and modern society has accepted women participation in sports competition, which has risen the great extent as compared with the past. Past से कंपेयर करें तो भैया बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं हमारे इंडिया, और बहुत सारे मेडल्स हमारी जो बेटियां हैं देश की वो जीत के ला रही हैं, जो बहुत गर्व की बात है। फीमेल पार्टिसिपेशन, वुमेन पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और 2016 में साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, PV सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता। ये सब वो हैं जिसके ऊपर इंडिया कल भी प्राउड करता था, आज भी प्राउड करता है और कल भी प्राउड करेगा। ये दिखा रही है कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन वुमेन का बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बेंचमार्क सेट हो रहे हैं ग्रोथ के, जो कि बहुत अच्छी बात है देश के लिए। अब आता है रीजंस फॉर लोअर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। ओके, क्यों वुमेन कम पार्टिसिपेट करती है उसका रीजन यहाँ पे मेंशन करा गया। इंपॉर्टेंट है वाला, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। MCQ में आ सकते हैं आपसे कि भैया इनमें से कौन सा रीजन नहीं है या इनमें से कौन सा रीजन है, इस टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकता है MCQ वगैरह में, ठीक है। सबसे पहले लैक ऑफ टाइम, कि मोस्टली फीमेल जो है हाउसिंग एक्टिविटीज में इंडल्ज है, ठीक है, या उनको हाउसिंग एक्टिविटीज में इंडल्ज रखने के लिए ही कहा जाता है कि भैया उसी में रहो आप बने ही चूल्हा चौका करने के लिए है, इस टाइप की सोसाइटी बोलती है उनको। तो इंडियन वुमेन्स आर बिजी इन परफॉर्मिंग हाउस होल्ड एक्टिविटीज लाइक कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एटसेट्रा। दे हैव लेस टाइम टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, इसलिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरा, मेल डोमिनेटेड कल्चर इन स्पोर्ट्स। देखिए जो स्पोर्ट्स का कल्चर है वो मेल डोमिनेटेड है, ठीक है। इन इंडिया देयर आर मैनी ट्रेडिशंस एंड इंडियन सोसाइटीज आर मेल डोमिनेटेड। दीज मेल डोमिनेटिंग ट्रेडिशंस रेस्ट्रिक्ट गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप लोग बहुत इस बात को समझ जाएंगे कि इंडिया मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, अभी भी है, ठीक है। ठीक है, टाइम के साथ साथ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन हाँ अभी भी है, ठीक है। अगर आप बात करें क्रिकेट की, तो जितना जोश आपको मेल क्रिकेट की तरफ दिखेगा लोगों का, जितना रुझान, जितना पार्टिसिपेशन लोगों का वहाँ दिखेगा, फीमेल क्रिकेट की तरफ लोगों का पार्टिसिपेशन इतना नहीं है। टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है नो डाउट, लेकिन इतना अभी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मेल क्रिकेटर के नाम पता हो तो आप बहुत आसानी से 8, 10, 20 नाम गिनवा दोगे कि हाँ भाई विराट कोहली है अपना, ठीक है, शिखर धवन है, ऐसे करके आप 20 गिनवा दोगे। और वही मैं बात करूँ कि फीमेल क्रिकेटर्स कौन कौन से हैं, तो आप मुश्किल से मुश्किल एक आधा नाम अगर आपने गिनवा दे तो बहुत बड़ी बात है,
तो ये शो करता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है इंडिया के अंदर, इसलिए फीमेल्स को स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन की हक नहीं मिल पा रहा है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तीसरा पॉइंट हमारा, लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेस। इंडिया में वुमेन कोचेस कम है, ठीक है। रीज़न वही है कि भैया जब फीमेल पार्टिसिपेशन नहीं है तो वुमेन कोचेस आएंगी कहाँ से, क्योंकि जो फीमेल एथलीट्स आज हैं वो तो कल जाके कोच बनेंगी, तो ये दिक्कत तो आएगी अपना, ठीक है। इन इंडिया देयर आर वेरी फ्यू नंबर्स ऑफ वुमेन कोचेस, ड्यू टू दिस गर्ल्स डू नॉट फील कंफर्टेबल पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। गर्ल्स डू नॉट फील आएगा, ठीक है। तो महिलाओं को लगता है कि वो सही से मतलब सही पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी, प्रॉब्लम तो आती है ऑब्वियसली बात है। उसके बाद लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी, द गर्ल्स इन इंडिया आर नॉट सेफ एज दे फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम लाइक टीजिंग, अब्यूज एक्सेट्रा। दिस रिड्यूसेस द पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स इन स्पोर्ट्स। तो जो ईव टीजिंग वगैरह एक्टिविटी रहती है उसकी वजह से उनको सेफ नहीं फील होता, इसलिए वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कम करते हैं कंपैरेटिवली। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, कॉन्फिडेंस की कमी है, उसके बाद एजुकेशन की कमी है गर्ल्स के अंदर, तो उनको अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, पेरेंट्स पढ़ने नहीं देते, बहुत जगह पर है उनसे पढ़ने का अधिकार छीन लिया जाता है। कुछ ने 6th तक पढ़ाई करी, कुछ ने 8th तक करी, कुछ ने 12th तक करी, उसके बाद शादी करा दी, ये सब चलता रहता है। उसके बाद लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज रोल मॉडल। इंडिया में फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन कम है रोल मॉडल के रूप में। हाल फिलहाल ही काफ़ी बढ़ रही है, नो डाउट, मैं कहूँगा कि हाँ बढ़ रही है, लेकिन अभी भी उतनी नहीं है जितनी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। इसके बाद है हमारे फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। अगर हम लोग स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है, फीमेल पार्टिसिपेशन करती है स्पोर्ट्स में, तो क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। सबसे बड़े फिजिकल बेनिफिट कौन कौन से हैं। सबसे पहला है लाइफस्टाइल डिजीज। भाई आप, सबसे बढ़िया बात है आपका लाइफस्टाइल डिजीज जितने भी हैं उस सबसे आप दूर हट सकते हैं, ठीक है। आपके जितने लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी, इन सब से ऑब्वियस ही बात है जो एक एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन है वो इन सब बीमारियों से दूर है भाई, वो इन सब बीमारियों से दूर है। उसे ओबेसिटी कहाँ से आएगी, मोटापा क्यों चढ़ेगा जब वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका बीपी हाई क्यों होगा जब वो उसको मेंटेन कर रहा है, डेली स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी कर रहा है अपना, ठीक है। और डायबिटीज़ ऑब्वियस ही बात है, जब आप अपने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको बर्न कर पा रहे हैं कैलोरीज को, तो भैया ये सारी बीमारियां दूर ही रहेंगी, फर्क पड़ जाता है, ठीक है। और ये ध्यान रख के चलना, पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे जिम जो कल्चर आजकल चल रहा है उसमें बहुत सारे जिम करते करते लोगों की डेथ हुई है अपना, वो इसलिए है क्योंकि उनको ना बहुत जल्दी अपने आप को अभी स्टार्टिंग लेवल से एकदम से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना अपने आप को, कि बस 1 महीने के अंदर मेरे एप्स आ जाए, मेरी लुकिंग ऐसी हो जाए, मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँ। इन सब के चक्कर में वो ओवर एक्सरसाइज कर जाते हैं जिसकी वजह से उनको डेथ तक भी आ गई है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। इसलिए थोड़ा ग्रेजुअली करो, स्लोली करो, हल्के हल्के, सहज पके सो मीठा होए, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। उसके बाद है बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी के बारे में बताया, देयर आर हायर चांस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन फीमेल्स देन इन मेल्स। स्पोर्ट्स हेल्प देम टू इंक्रीज देयर बोन डेंसिटी एंड हैव स्ट्रॉन्गर बोन्स। ऑब्वियसली बात, अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं तो आप अपनी डाइट भी प्रॉपर रखेंगे, इसीलिए आपकी बोन डेंसिटी मेंटेन रहेगी, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। तो फीमेल को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और तीसरा टोन मसल, ऑब्वियसली बात है, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल भी टोन्ड अप रहेंगे, एकदम एक्यूरेट रहेंगे, उनमें फैट नजर आने वाला नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। और वो स्ट्रांग भी रहेंगे और आपकी जो बॉडी है वो भी टोन्ड अप रहेगी, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। साइकोलॉजी के बेस पे देखें तो क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट। भैया इंसान है, उसका माइंड बहुत सारी चीज़ों में चलता है, अगर वो इंसान अपने दिमाग को स्पोर्ट एक्टिविटी में लगाना शुरू कर दे तो सबसे अच्छी बात है उसके दिमाग में इधर उधर की ये वो पुष्पा, अंजलि, इन सब की बातें आने वाली नहीं है। तो भैया अपने दिमाग को स्पोर्ट्स में लगाओ, ठीक है, अपने दिमाग को लगाओ स्पोर्ट्स में, ताकि आपको ये चुगलियाँ करने की नीड ना पड़े और अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री भी रख पाए, ये अच्छा भी है अपने लिए, ध्यान रख के चलेंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, ये आपको हैप्पी भी रखेगा और आपके स्ट्रेस लेवल को भी रिड्यूस रखेगा, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। उसके बाद है कंट्रोल ओवर इमोशन या कंट्रोल इमोशंस। वुमेन लाइक देयर मेल काउंटरपार्ट्स हु पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स आर वेल इक्विप्ड टू मैनेज देयर इमोशंस एज दे फेस डिफिकल्ट सिचुएशन इन द गेम दैट टेक अ टोल ऑन देम। A regular participation makes them emotionally stronger। तो इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं, आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आप किसी भी एक्सप्रेशन को ओवर एंड अबव नहीं लेके जाते, उस एक्सप्रेशन को कंट्रोल लेवल तक ही रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये तभी हो पाएगा जब आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे रेगुलर बेसिस पर,
तीसरा पॉइंट हमारा तो कॉन्फिडेंस। ये पॉइंट तो अपने आप ही बहुत सिंपल है कि जब आप स्पोर्ट्स में रेगुलर बेसिस पे पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस गेन होगा कि हाँ आप इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आप लाइफ के हर एक टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में क्या जंगी तो है, लड़नी है, ज़िंदगी एक खेल है, खेल लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर है सोशल बेनिफिट, कोऑर्डिनेशन आएगा। कोऑर्डिनेशन किस में आता है? सारे टीम प्लेयर्स के बीच में जब वुमेन पार्टिसिपेट करेंगी तो आपस में सारा सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेशन आएगा कि हाँ भाई, वो डायलॉग आपने सुना है कि हमारी बेटियां बेटों से कम थोड़ी ना, हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी ना। तो ये क्या है? कुछ नहीं है भैया, कोऑर्डिनेशन आ रहा है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग चल रही है, अब फीमेल का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। उसके बाद कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है स्पोर्ट्स में, और प्लेयर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए खेलते हुए बहुत ज़्यादा। अगर फीमेल पार्टिसिपेट करेंगी तो वो ज़्यादा बोलेंगी भी, एक्सप्रेस भी कर पाएंगे और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगी, तो उनका प्लेइंग लेवल भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। आप लोगों ने चक दे इंडिया मूवी देखी ना बहुत अच्छे से, उसमें ये दिखाया कि अगर कम्युनिकेशन है, ठीक है, और प्लेइंग टीम के अंदर कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बातचीत चल रही है, अपना टीम वर्क के ऊपर बात करें, तो हर एक बड़े से बड़े खेल को जीतना बहुत आसान है। सो वो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के दम पर ही पॉसिबल हो सकता है। और उसके बाद इंटर रिलेशनशिप का मतलब वही एक दूसरे के साथ टीम स्पिरिट में चलना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना हर एक्टिविटी के अंदर, ताकि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएं। तो एक टीम के अंदर हो या सपोर्टिंग स्टाफ हो या प्लेयर हो, हर एक के साथ आपको एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है। आपके जो टीम के जितने भी सपोर्टर्स हैं सबके साथ आपको एक बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है। आप फील्ड पे हो या फील्ड के बाहर हो, आपको सबके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलना है, ये बहुत ज़रूरी है। और फाइनली हमारी लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किस किस स्टेज में हम किस किस तरह की गाइडलाइन देते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला इन्फेंसी, मतलब छोटे बच्चे हमारे जिनकी एज जस्ट अभी न्यूली बॉर्न बेबी से लेके 1-2 साल तक की सारी इन्फेंट स्टेज रहती है हमारी। Okay, during this stage of growth and development, some exercise such as moving arms, legs and reaching for various objects should be carried out. Toys and games should be provided to encourage the movement of an infant. Example, throwing, catching, etc. ये आपने देखा भी है छोटे बच्चों को, ठीक है, चलाने के लिए या फिर छोटे बच्चे जो है क्रॉल करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, कार या कोई भी टॉय थोड़ा सा उनसे दूर रख देते हैं और वो उस तक हल्के हल्के चलते हुए या क्रॉल करते हुए पहुँचते हैं। तो इससे उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल भी है। इसलिए टॉय एक मोटिवेशन का काम कर सकता है उनको मूव कराने के लिए, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, यही उनके लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड जो कि 3 से 7 ईयर्स तक की एज में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज शुड बी एनकरेज विद हेल्प इन कॉम्पिटेंस इन मूवमेंट, स्किल, थ्रोइंग, पंपिंग, कैचिंग, किकिंग, ये सारा अपना काम कराओ। ठीक है, जंपिंग करा लो, ये पंपिंग करा लो, जंपिंग कराओ। ठीक है, जंपिंग, कैचिंग, किकिंग, ये सारी एक्टिविटीज उनको करानी चाहिए। इन दिस स्टेज मेन एम्फोसिस ऑन फाइन मोटर डेवलपमेंट। देखिए, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में बॉडी के मेन पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है, जबकि फाइन में छोटे छोटे पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आर्म्स का डेवलपमेंट तो ये ग्रोस है और ये फिंगर्स का डेवलपमेंट ये फाइन। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। तो ये सारी जो एज रहती है इसमें फाइन मोटर डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है। और अगर आप इस एज में बच्चे को किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले आए बच्चे का, तो उसके बाद बच्चा उस स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे से फ्यूचर तक पार्टिसिपेट भी कर सकता है और अपनी बहुत सारी पोजीशनिंग को बेटर कर सकता है और वो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है। उसके बाद है लेटर चाइल्डहुड, इसमें 8 to 12 ईयर्स की एज है हमारे पास। ठीक है, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन दिस स्टेज इंक्लूड्स स्टंट थ्रोइंग, jumping and the acquisition of body control, strength and coordination. Team games should be organized to develop social consciousness. Strength and endurance should be built up. Okay, basically जो हमारी ये वाली एज है 8 to 12 वाली, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग टीम गेम्स को ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, टीम गेम्स को ऑर्गेनाइज करने से इसमें क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। इस एज में बच्चों को कोऑर्डिनेशन सिखाना होता है कि वो एज अ टीम क्या कर सकते हैं। वो जब टीम अप करेंगे तो टीम अप के क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। उनको कोऑर्डिनेशन की वैल्यू सिखानी बहुत ज़रूरी है और उनको स्ट्रेंथ, एंडोरेंस जो भी बिल्डअप करना है वो टीम स्पिरिट के साथ बिल्डअप करना है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। उसके एडोलसेंस की एज है 13 से 19 ईयर्स तक की। टीनेज क्या है इसमें, सबसे पहले 60 मिनट का फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर चाहिए। ठीक है, मोर एम्फोसिस दिए जाएगा किस पे, मोर एम्फोसिस दिया जाएगा बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पर। पार्टिसिपेशन कराइए रनिंग में, जिम्नास्टिक में, टेनिस में, ये सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है, इस एज में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है। तो उस एनर्जी को सही से यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, एक सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कहा जाता है कि भैया कम से कम 60 मिनट का फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए। आप रनिंग करो, जंपिंग करो, कुछ भी करिए, वॉकिंग करो, अपना जिम्नास्टिक करो, जो भी करो, लेकिन 60 मिनट का वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपनी एनर्जी को, क्योंकि बॉडी में बहुत एक्सेसिव एनर्जी है, उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर पाएँ, ये ध्यान रख के चलेंगे। और लास्ट हमारा एडल्टहुड है, जो 19 से ऊपर की एज है। एडल्ट शुड ऑलवेज बी एक्टिव। फॉर दिस दे शुड डू ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ी बहुत चलते फिरते अपना थोड़ा तेज थोड़ा हल्के, थोड़ा तेज थोड़ा हल्के ब्रिस्क वॉकिंग करिए, ठीक है। बाइक राइडिंग कर सकते हैं, साइकिल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, कहीं सोच रहे हो अपना बाइक लेके निकल पड़ो, साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख के चलना, बाइक राइडिंग। उसके बाद डांसिंग, स्विमिंग, उसके बाद इंटेंसिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी मीन्स इंटेंसिटी का मतलब थोड़ा थोड़ा करके करनी चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज करिए, पुशअप्स करिए, सिटअप्स करिए, मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर अपनी बॉडी को फिट बनाने के लिए मसल एक्सरसाइजेस वगैरह जो भी हैं आपकी, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक आप कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी टोन्ड अप रहे और मेंटेन रहे बहुत ज़्यादा। तो ये था हमारा चैप्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 7 मार्क्स का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉपिक आने के चांसेस हैं वो है फीमेल एथलीट ट्रेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करके चलेंगे। इसके अलावा जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं आपकी, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 की 7, उनमें से कोई सा आ सकता है। जनरली पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊं तो काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कॉलोसिस, इन 3 में से एक आती है, ठीक है, लेकिन आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि पिछले साल मैच द फॉलोइंग के अंदर भी पिक्चर दिखा के आपको कहा गया बताओ कौन से वाली आपको पहचाननी पड़ती है। तो आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको कॉजेस बताई दिए कॉमन, ताकि आप इजीली याद कर पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।